प्रदेश सरकार विकास के पथ पर चलकर प्रदेश के विकास की रफ्तार को गति दे रही है और अधिकारियों को भी इसके लिए निर्देशित किया गया है। लेकिन सरकारी कर्मचारी सरकार की योजनाओं पर बट्टा लगाते नजर आ रहे हैं, जिसके चलते लाखों के घोटाले के खुलासे के बाद विकास अधिकारियों पर प्रशासन की गाज गिरी और आरोप में मुकदमा भी दर्ज किया गया। स्वच्छ भारत मिशन, प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री आवास योजना में किए गए भ्रष्टाचार को लेकर जिले में भ्रष्टाचारों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। ग्राम पंचायत मनेथू विकासखंड सरवनखेड़ा में हुए भ्रष्टाचार में लिप्त तत्कालीन ग्राम प्रधान, तत्कालीन ग्राम सचिव, ग्राम विकास अधिकारी और तत्कालीन अवर अभियंता, ग्रामीण अभियंता विभाग के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराए जाने और धनराशि की वसूली के निर्देश दिए गए। कानपुर देहात के ग्राम पंचायत मनेथू विकासखंड सरवनखेड़ा में रहने वाले ग्रामीणों ने जिलाधिकारी और मुख्य विकास अधिकारी को ग्राम पंचायत में हुए भ्रष्टाचार को लेकर शिकायत दर्ज कराते हुए जानकारी दी थी कि ग्राम पंचायत मनेथू में 14वां वित्त की प्रधान धन को फर्जी तरीके से बिना काम कराए निकाला गया और पूर्व में नियमित स्वयं शौचालय बनाए हुए को दिखाकर धनराशि भी निकाली गई है। ग्रामीणों के द्वारा यह भी जानकारी दी गई कि लगभग 42 लाख के आसपास का गमन तत्कालीन ग्राम प्रधान और सरकारी कर्मचारियों की मिलीभगत के चलते हुआ है। ग्रामीणों से मिली शिकायत का संज्ञान लेते हुए मुख्य विकास अधिकारी सोमैया पांडे ने जिला पंचायत राज अधिकारी को निष्पक्ष जांच कराए जाने के निर्देश दिए थे। मुख्य विकास अधिकारी के निर्देश पर कराई गई जांच में शिकायत सही पाए गए और पूरे मामले में सरकारी धन 42,85,324 रुपए का गमन पाया गया। मैम, मनेथू गांव में विकास को लेकर कुछ घोटाले का मामला सामने आया है। क्या है वो मामला और किस तरीके की कार्रवाइयाँ आपकी तरफ से की जा रही हैं? जी, जनपद कानपुर देहात के सरवनखेड़ा विकासखंड की ग्राम पंचायत मनेथू में, जैसा आप बता रहे हैं, वहाँ पे 2021 में शिकायत प्राप्त हुई थी कि आवास, प्रधानमंत्री आवास, मुख्यमंत्री आवास, स्वच्छ भारत में निर्मित शौचालय और राजवित्त की धनराशि में अनियमितता की शिकायत आई थी। उसकी विधिवत जांच कराई गई है और अब जांच रिपोर्ट सामने आया है तो ये निकल के आया है निष्कर्ष कि तत्कालीन ग्राम प्रधान, तत्कालीन ग्राम सचिव और तत्कालीन अवर अभियंता RES डिपार्टमेंट के तीनों लोग दोषी पाए गए हैं। लगभग 42,85,000 रुपये की रिकवरी जारी की गई है, जितने धनराशि की अनियमितता हुई थी। और क्योंकि वित्तीय अनियमितता का गंभीर ये मामला था, इसलिए FIR दर्ज कराने के भी निर्देश दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार संगठन द्वारा आयोजित विशाल व्यापारी महासम्मेलन का आयोजन फतेहगंज स्थित मारवाड़ी धर्मशाला में संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर राज्य सरकार के आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल व विशिष्ट अतिथि के तौर पर अयोध्या लोकसभा सांसद लल्लू सिंह, बीकापुर विधानसभा के विधायक अमित सिंह चौहान, नगर निगम के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय व नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन विष्णु गुप्ता रहे। आए हुए अतिथियों का व्यापारी संगठन के प्रदेश उपाध्यक्ष विजय सिंह बिन्नू ने आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल का 51 किलो की माला पहनाकर स्वागत किया। विजय सिंह बिन्नू के नेतृत्व में कार्यक्रम संपन्न हुआ। आए हुए अतिथियों का व्यापारियों के प्रदेश अध्यक्ष विजय सिंह बिन्नू व पदाधिकारियों ने सभी को बुके देकर व कनक बिहारी सरकार का चित्र भेंट कर स्वागत किया। वहीं आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने अपने बयान में कहा कि 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के नेतृत्व में एक बार फिर से पूर्ण बहुमत की सरकार बने और उत्तर प्रदेश में सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत कर जाए। उसी लक्ष्य के तहत हम सब लोग काम कर रहे हैं और व्यापारियों के बीच जाकर एक संदेश देने का काम कर रहे हैं। वहीं अयोध्या में राम पथ चौड़ीकरण में नाराज व्यापारियों पर कहा कि थोड़ी सी समस्या है या कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। इस समस्या को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के सामने रखा जाएगा और जल्द ही निश्चित तौर पर इसका समाधान व्यापारी वर्ग के हित में किया जाएगा। वहीं कहा कि अयोध्या में 14 कोसी परिक्रमा में शराब बिक्री को लेकर कहा कि 14 कोसी परिक्रमा मार्ग में शराब यहाँ पे, और हम लोग
का लक्ष्य केवल एक ही है कि 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में एक बार फिर से पूर्ण बहुमत की सरकार बने और उत्तर प्रदेश में सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत के जाए। आज एक उसी लक्ष्य के साथ हम सब काम कर रहे हैं और व्यापारियों के बीच में जाके एक संदेश देने का काम कर रहे हैं। इशू है थोड़ा सा जो यहाँ पे व्यापारी समाज ने रखा भी है और जनप्रतिनिधियों ने भी मुझे बताया है। मैं समझता हूँ कि कोई बहुत बड़ा कोई ऐसा मामला नहीं है। इसकी बात मुख्यमंत्री जी के पास रखी जाएगी और इसका जो समुचित समाधान होगा वो निश्चित तौर पे वो समाधान किया जाएगा। ऑलरेडी 14 कोसी परिक्रमा पे है, कोई भी दुकान शराब की वहाँ पे नहीं है और ये तय हुआ है, हम लोगों ने तय किया आदरणीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश में कि 14 कोसी परिक्रमा में शराबबंदी है और हमें शराबबंदी रहेगी। नहीं, स्कीम प्रदेश में नहीं है, ना ऑनलाइन कोई बिक्री होगी। यहाँ पे जो दुकानें व्यवस्थित होती हैं उसी के माध्यम से उसकी बिक्री होती है। राहुल गांधी की बात, मैं जैसे कहा मैंने, राहुल गांधी को पहले अपने पूर्वजों की से पढ़ लेना चाहिए जिन्होंने भारत तोड़ने का काम किया है। मैं तो कहता हूँ कि जब देश में पहले प्रधानमंत्री के रूप में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का नाम प्रस्तावित हुआ था, उस वक्त अगर वो प्रधानमंत्री बनते तो शायद कश्मीर का हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में न जाता। ये केवल और केवल जो उनके जो परदादा थे उनकी गलती की वजह से ये देश का, हमारा कश्मीर का हिस्सा आज पाकिस्तान के कब्जे में है। तो कम से कम उनको ये इतिहास पहले समझ लेना चाहिए, उसके बाद भारत जोड़ो की बात करनी चाहिए। देश उद्योग व्यापार संगठन के बैनर तले व्यापारियों का सम्मेलन हुआ, जिसके मुख्य अतिथि माननीय नितिन अग्रवाल जी, अध्यक्षता माननीय मेयर ऋषिकेश उपाध्याय जी, मुख्य वक्ता माननीय लल्लू सिंह जी, विशिष्ट अतिथि माननीय अमित चौहान जी विधायक बीकापुर, विशिष्ट अतिथि माननीय संजीव सिंह जी भाजपा जिलाध्यक्ष अयोध्या सम्मिलित हुए। व्यापारियों को जो ज्वलंत मुद्दा चल रहा है इस समय, उसी के मुद्दे पे मंत्री जी ने व्यापारियों के संबोधन किया और मंत्री जी ने ये भी कहा कि इस मुद्दे पर वो मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे। चूँकि यह नीतिगत फैसला है, इसलिए अभी कोई आश्वासन दिया नहीं जा सकता। जब तक कि माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करके मुख्यमंत्री जी यहाँ समय देंगे, तब यहाँ के व्यापारियों को माननीय मंत्री जी के नेतृत्व में मिलाया जाएगा मुख्यमंत्री जी से और समस्याओं का निस्तारण किया जाएगा। ये जो सम्मेलन जो किया गया था, इसका मेन उद्देश्य यही था, व्यापारियों में जो रोष आ गया था उस रोष को खत्म करना था और व्यापारी को पुनः भाजपा में कुछ लोग अखिलेश यादव जाकर मिलने लगे, समाजवादी पार्टी में जुड़ने लगे, तो भ्रम ना रहे, इस भ्रम को तोड़ने के लिए सम्मेलन किया गया। इसकी उपस्थिति आप लोग बताने की आवश्यकता है नहीं, बड़ी संख्या में व्यापारी उपस्थित हुए यहाँ प्रदेश के। किन मुद्दों पर चर्चा हुई खासतौर क्या मतलब क्या लगता है कि मतलब आने वाले 24 में कितना समर्थन पूरा रहेगा व्यापारियों का? पूरा रहेगा 100%। शुरू से भाजपा का था, यहाँ माहौल थोड़ा सा गड़बड़, लोगों ने विरोधी पार्टी को लेकर के मुआवजा उचित न मिलेगा, इसके हाँ आक्रोश है। इस आक्रोश को शांत करने के लिए माननीय मंत्री जी मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे, यहाँ के व्यापारियों की समस्या निपटाएंगे और बताएंगे। गुड नेम बताएं। विजय सिंह बिन्नू, प्रदेश उपाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार संगठन, मंडल प्रभारी जनपद अयोध्या, मंडल प्रभारी मंडल अयोध्या। सहारनपुर जिले की पुलिस ने सरकारी अस्पताल की इमरजेंसी में फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट बनाने वाले गिरोह का भांडाफोड़ किया है। पुलिस ने फर्जी सर्टिफिकेट बनाने वाले दलालों को गिरफ्तार किया है, उसके पास से अहम सबूत बरामद किए हैं। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए अभियुक्तों से पूछताछ में जिला अस्पताल के कई बड़े डॉक्टरों के नाम सामने हैं जो फर्जी सर्टिफिकेट बनाने वाले गैंग में शामिल हैं। एसपी सिटी अभिमन्यु मांगलिक ने बताया कि पुलिस इस केस की गहनता से जांच कर रही है। यह पता लगाया जा रहा है कि फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पर थानों में कितने केस रजिस्टर्ड हुए, इसके अलावा ऐसे केसों के कारण कितने केसों पर असर पड़ा है। एसपी सिटी के मुताबिक फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट बनाने वाले गिरोह का खुलासा एक महिला की ओर से दर्ज कराए गए केस की जाँच के दौरान हुआ। पिछले दिनों फरजंद नाम के दलाल ने एक विवाहित का एसिड अटैक का फर्जी मेडिकल बनवाया था। इस सर्टिफिकेट के आधार पर विवाहिता ने ससुराल पीओ को फर्जी मुकदमा दर्ज कराकर जेल भिजवा दिया था। ससुरालियों ने वकील ने एसिड अटैक के आरोप को गलत बताया और उसने महिला के अस्पताल जाने के सीसीटीवी फुटेज चेक कराने की मांग की।
जांच में जब सामने आया कि महिला सही हालात में अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में दाखिल हुई। इसके बाद फरजंद अली महिला को बाथरूम में ले गया, जहां उसके चेहरे पर तेजाब के निशान बना दिए। फिर इसके आधार पर फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा दिया। फर्जीवाड़े के इस खेल में विवाहिता के वकील और मुंशी भी शामिल बताए जा रहे हैं। इसके बाद सहारनपुर के थाना जनकपुरी पुलिस और स्थानीय एसओजी टीम ने जिला अस्पताल से सर्टिफिकेट बनाने वाले दलालों को धर दबोचा। पुलिस ने तमाम सबूतों के आधार पर फरजंद रजत अली को गिरफ्तार कर पूछताछ की तो हैरान रह गई। एसपीटी सर, ये जो क्या मामला है, किस तरह से आप लोगों ने एक बड़े मामले को पकड़ा, ये कैसे इसका क्या है? जी, एसएसपी सहारनपुर सर के कुशल पर्यवेक्षण में ये जनकपुरी टीम ने और एसओजी टीम ने एक स्कैम का अनावरण किया है। यह स्कैम इस तरह चल रहा है कि इसमें फर्जी मेडिकल बनाए जाते हैं अपने सरकारी अस्पताल से ही। इसमें से जो आज अभियुक्त हम जिसको गिरफ्तार करके भेज रहे हैं, ये फर्जन है इसका नाम, और ये दलाली का काम करता था। ये वकीलों के संपर्क में रहता था और कुछ कॉन्टैक्ट इसके एसबीडी अस्पताल में बड़े बड़े डॉक्टरों से भी थे, जो उसके कहने पर गलत मेडिकल बनाया करते थे। उसके आधार पर जिससे धारा बढ़ जाए या दूसरे पक्षों में दोनों पक्षों के बीच में किसी तरह का समझौता हो जाए, उसको ध्यान रखते हुए फर्जी मेडिकल बनाया करते थे, और उसी में हम इसको आज कोर्ट में प्रोड्यूस कर रहे हैं। सर, इस डॉक्टर बीडी शर्मा का क्या रोल है? जी हाँ, अभी पूछताछ में जब इससे बात करी है फर्जन से, तो उसमें पूछताछ में कुछ हमें ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि यह बीडी शर्मा के संपर्क में रहता था। वो वहाँ पे जब इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर के रूप में बैठते थे तो उनके द्वारा फर्जी मेडिकल कराए गए हैं। उसी साक्ष्यों की अभी गहनता से छानबीन हो रही है, उन्हें वेरीफाई कराया जा रहा है। उनके साथ साथ कई और डॉक्टरों के भी नाम इसमें सामने आ रहे हैं। तो उन्हीं साक्ष्यों के आधार पर और जो हमारी जांच जब हम करेंगे गहनता से, जो अगर उसमें जो भी साक्ष्य सामने आएंगे उसी के आधार पर हम आगे इसमें गिरफ्तारी करेंगे। सर, प्रथम दृष्टया अगर देखा जाए तो अब तक इनके द्वारा कितने फर्जी मेडिकल बनाए गए होंगे? क्योंकि फर्जी मेडिकल बनवाना तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि किसी का जीवन खत्म हो जाता है, बर्बाद हो जाता है, जेल चला जाता है। आपने बिल्कुल सही कहा है। मैंने इससे पूछताछ जब करी तो इसमें इसने बताया कि पिछले 3-3.5 साल से ये डॉक्टरों के संपर्क में था। औसतन इसके द्वारा बताया गया कि 30-40 मेडिकल इसने बनवाए गए हैं। इसके फ़ोन से कुछ रिकॉर्डिंग्स मिली हैं, उसका हम इस टाइम पर विश्लेषण करा रहे हैं, उनको सुन रहे हैं। तो जैसे जैसे तथ्य सामने आएंगे उन केसेस में भी कार्रवाई की जाएगी। सर, क्या कीमत होती थी फर्जी मेडिकल बनवाने की? डिपेंड करता है मेडिकल पर, किस तरह का मेडिकल बनना है, किस तरह की चोट बननी है, और सबसे बड़ी बात डिपेंड करता है उस पार्टी पर जो मेडिकल बनवाना चाहती है। उसी के आधार पर इनका प्राइस फिक्स किया जाता था। औसतन 50 से 60 हज़ार रुपये में मेडिकल बनता था, जिसमें इसका कमीशन कुछ 5, 10, 15 हज़ार का रहता था। थैंक यू सर। अयोध्या में रिश्ते को तार तार करने वाला मामला सामने आया। 26 दिसंबर को अयोध्या जिले के बाबा बाजार क्षेत्र में 14 वर्षीय किशोर की निर्मम हत्या कर दी गई थी, जिसका खुलासा अयोध्या पुलिस ने कर दिया है। पुलिस ने बताया कि 14 वर्षीय किशोर की हत्या उसके सगे बड़े भाई विकास ने की थी। हत्या के खुलासे के बाद आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया है। गौरतलब है कि 26 दिसंबर को बाबा बाजार थाना क्षेत्र के ग्राम बनगांव में 14 वर्षीय बालक का शव जंगल में मिला था। मृतक सुबह भैंस बांधने के लिए घर से निकला था, जिसका शव शाम को बरामद हुआ था। वहीं थोड़ी ही दूर पर खून से सना जैकेट को पुलिस ने बरामद किया था, जिसके बाद पुलिस कातिल का पता लगाने में जुट गई। पुलिस अधीक्षक ग्रामीण अतुल सोनकर ने खुलासा करते हुए बताया कि 14 वर्षीय किशोर सुभाष की हत्या उसके ही बड़े भाई विकास ने की थी। हत्या की वजह बना था मृतक के बड़े भाई विकास का अवैध संबंध। दरअसल आरोपी विकास का गांव के ही किशोरी के साथ अवैध संबंध था। दोनों को मृतक सुभाष ने आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था। उसके बाद घर पर बताने की धमकी देता था, जिसके बाद आरोपी विकास ने सुभाष को जंगल में लकड़ी लाने के लिए भेजा और पीछे से हथौड़ा लेकर गया और सिर पर चोट मार दी, उसकी हत्या कर दी। एसपी ग्रामीण ने बताया कि अभियुक्त की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त हथौड़ा बरामद किया गया। अभियुक्त के द्वारा पहनी की जैकेट जिस पर खून के छींटे थे उसको भी बरामद किया गया। वहीं सख्ती के साथ
पूछताछ में मृतक के बड़े भाई विकास ने अपना जुर्म कबूल किया है। फिलहाल आरोपी के खिलाफ विधिक कार्रवाई कर जेल भेजा जा रहा है। घटना कब की है और घटना के पीछे मोटिव क्या था? 26 दिसंबर को थाना बाबा बाजार में ग्राम बनगांव में एक 14 वर्षीय बालक का शव हमें जंगल में मिला था। जानकारी करने पर यह पता लगा कि बालक सुबह 8 बजे से घर से गायब था, भैंस बांधने निकला था। परिजन उसको ढूंढ रहे थे और उसका शव शाम को बरामद हुआ था। हमने तत्काल अभियोग पंजीकृत किया, हत्या का मुकदमा लिखा गया था। घटना का अनावरण के लिए हमने टीमें लगाई। आज हमारी जो टीमें काम कर रही थी अनावरण की दिशा में, उनको सफलता प्राप्त हुई है। आज घटना कारित करने वाले अभियुक्त की गिरफ्तारी की गई है। मृतक का नाम सुभाष था और जो घटना जिसने कारित की उसका नाम विकास है। ये दोनों आपस में सगे भाई हैं। घटना के मोटिव के विषय में जानकारी ये हुई कि जो अभियुक्त है उसका गांव की एक लड़की से प्रेम प्रसंग था। मृतक के ये अभियुक्त के भाई ने, मृतक ने उन्हें आपत्तिजनक अवस्था में देख लिया था मिलते हुए और वो इसको धमकी दे रहा था कि हम घर में बता देंगे, सबको गांव में जानकारी हो जाएगी। अभियुक्त ने इसी के चलते मृतक को जंगल में भेजा लकड़ी लाने के लिए। मृतक जब जंगल में लकड़ी लाने गया तो पीछे से अभियुक्त घर से हथौड़ा लेकर वहाँ गांव जंगल में ही गया। वहीं पे जाकर उसने इसकी हत्या कारित कर दी और मृतक अभियुक्त की निशानदेही पर हमने जो घटना में प्रयुक्त हथौड़ा है वो भी बरामद कर लिया है और जो उस समय इसने जैकेट पहन रखी थी जिसपे खून के निशान हैं, तो वो भी हमने बरामद कर लिया है और आगे कार्रवाई की जाएगी। पूर्व मंत्री हाजी याकूब कुरैशी पर लगातार शिकंजा कसता जा रहा है। पूर्व मंत्री हाजी याकूब कुरैशी को बेटे इमरान के साथ न्यासिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है। अभी फिलहाल 60 दिनों के लिए पिता पुत्र दोनों लोगों को जेल भेजा गया है। पुलिस ने याकूब की रिमांड नहीं मांगी थी। बीती रात दिल्ली से मेरठ की एसओजी टीम ने पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी व बेटे इमरान को गिरफ्तार कर लिया। मेरठ पुलिस ने यह गिरफ्तारी चांदनी चौक थाना क्षेत्र से की है। इससे पहले मंत्री हाजी याकूब कुरैशी का एक बेटा फिरोज उर्फ भूरा पहले से पुलिस की गिरफ्त में है। याकूब कुरैशी और उनके बेटे इमरान पर आईजी मेरठ रेंज में 50-50 हजार का इनाम घोषित कर दिया था। दोनों की तलाश में मेरठ पुलिस के साथ एसटीएफ भी लग गई थी। सटीक लोकेशन मिलने पर मेरठ की एसओजी टीम ने आरोपी पिता पुत्र को शुक्रवार देर रात दिल्ली के चांदनी चौक थाना क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया और आज 60 दिनों के लिए दोनों लोगों को जेल भेज दिया गया।